डियर स्टूडेंट, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे लिए करंट अफेयर्स में क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जितना भी सोर्स है हिंदू न्यूज़ से लेते हैं, पीआईबी से लेते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सके। क्योंकि आपका एग्जामिनर, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर प्रीवियस ईयर देखते हो PYQ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के रिलेटेड है या नहीं। हम आपसे एक ही चीज़ बोलेंगे, अगर आप पढ़ते हो तो प्रीवियस ईयर बिल्कुल पढ़ो, ताकि आप किसी का भी ये लेक्चर देखो तो वहाँ से आपको पता चले कि हम सही डायरेक्शन में है या नहीं, या बस हम क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से पढ़ोगे। पेन और कॉपी लेकर बैठना है। आपको जो चीज़ याद ना हो उसको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, डेट लिख लेंगे। उसके साथ उसको, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं रहा उसको लिखेंगे, ताकि एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले भी आप उसको बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको याद करके या पढ़कर जा सकते हो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और सभी से। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर आपका मार्गदर्शक है। ठीक है, PYQ ज़्यादा नहीं पढ़ो, अगर 5 ईयर का भी पढ़ लेते हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ते नहीं है, बस अगर मुझे इस चीज़ की तैयारी करना है करते जाते हैं। 1 साल बाद पता चलता है कि सर मुझे प्रीवियस ईयर अगर पढ़े रहते तो मैं बहुत अच्छा कर लेता। जब प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं तो हम कुछ भी पढ़ते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। ठीक है, चलिए। PDF चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको स्कैन कर लोगे, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर PDF डाउनलोड कर लेंगे। PDF को ज़रूर एक बार आपको पढ़ना है, ताकि वीडियो के बाद से अगर PDF पढ़ते हो तो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छा से कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है सर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट, वनडे और T20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो स्मृति मंदाना। और इस चीज़ को भी याद रखना है कि अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो हमें उस चीज़ से क्या याद रखना है। ये ना कि हम पढ़ रहे हैं तो पूरा चीज़ को याद करने लगे, तो ये भी गलत है। आपको अगर PYQ देखोगे ना, तब भी तो आपको पता चलेगा कि हमें किन चीज़ों को याद रखना है। बार बार क्यों इस पर फोकस कर रहे। बहुत बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर से 5-10 क्वेश्चन आ जाते हैं। सोचो, 5-10 क्वेश्चन बहुत होते हैं। एक क्वेश्चन से लाखों बच्चे पीछे चले जाते हैं, यहाँ तो 5-10 क्वेश्चन की बात है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे कि आपको चीज़ें अगर बहुत पढ़ रहे हो उसमें से याद क्या है, आपको की पॉइंट याद रखना है कि मेरा जो एग्जामिनर है यहाँ से ही क्वेश्चन बना सकता है उस चीज़ को। अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठना और आराम से क्या करोगे, राइट डाउन कर लोगे जो नहीं आएगा। देखो, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि किन के खिलाफ T20 में शतक बनाई, तो इंग्लैंड के खिलाफ। इस चीज़ को बस याद रखना। कितने बॉल में बनाई, इस चीज़ को बिल्कुल याद नहीं रखना, ऐसे एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं बनाते। ठीक है, देखो, टेस्ट में कब बनाई थी इन्होंने, 2021 में, ODI में 2016 और T20 2025। थोड़ा सा इनके बारे में जान लो, ये है कहाँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। इनको अर्जुना अवार्ड 2019 में मिल चुका है। 4 ICC अवार्ड भी इन्होंने क्या किया है, जीत लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बस वही 3 चीज़ें याद रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, कितना बॉल में कितना मारे, ये सब चीज़ें याद नहीं रखने जाता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए क्या किया गया, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए। मतलब सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के चेयरपर्सन, तो ये है रवि अग्रवाल। इनका क्या किया गया, कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। देखो, रवि अग्रवाल कौन है, चेयरपर्सन, जो क्या हुआ, इनका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक। ये पहले क्या थे, इन चीज़ों को याद नहीं रखना। आपको याद क्या रखना है, पहले ये कब पद पे थे, तो जून 2024 में नियुक्त हुए थे और नितिन गुप्ता को रिप्लेस किए थे। ये भी याद नहीं रखना है, बस पढ़ लो, अच्छा रहेगा।
ये चीज़ में से याद रखना है आपको, CBDT के बारे में याद रखना है। ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, सांविधिक बॉडी है। इस चीज़ को आप याद रखें, संवैधानिक नहीं है। अगर संवैधानिक रहता है कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे लिखा होता है, सांविधिक विधि है। इस चीज़ को याद रखना है। इसका काम क्या होता है सर, डायरेक्ट टैक्स और जो इनकम टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है, उसको संभालता है, देखता है। ये भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में भी किसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत, रेवेन्यू, राजस्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसको बनाया कब गया था तो 1 जनवरी 1964। आपको क्या करना है, पूरा याद रखना है, 1 जनवरी 1964, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरा इसी तरीके से पूछा जाता है। जनवरी, फरवरी, 1 जनवरी भी याद रखना है, क्योंकि 2 जनवरी दे दे, 3 जनवरी तक बहुत क्लोज दे दे, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इसको याद रखना, आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। NTPC में आप देख लो, SSC में देख लो, पुलिस में देख लो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत, ठीक है, बनाया गया 1 जनवरी 1964 को। हेड क्वार्टर कहाँ है सर, तो ये है दिल्ली, और चेयरपर्सन रवि अग्रवाल, अभी पढ़े थे। इस चीज़ को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सी रैंक है। ये जो इंडेक्स है ना, ये जारी करता है किसी देश में कितना बिलियनर्स है, मतलब 1 बिलियन प्लस उसके पैसा है कंपनी के पास, कितना 1 बिलियन प्लस पैसा है, उसी को क्या करता है, ये अपने रैंक में ऐड करता है, उसके जांच करता है। मतलब जांच करने का मतलब क्या, कि उसको पता करता है कि इस देश में कितने हैं इस चीज़ को। तो हम 3rd नंबर पे हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा इंडिया। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये तीनों को याद रखना है, सीक्वेंस वाइज आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ये एक संस्था है, ग्लोबल यूनिकॉर्न एक संस्था है। ये क्या करता है, ये हमारा भारत कितने नंबर पर, 3rd पे है। भारत के जो 64 यूनिकॉर्न कंपनी है, कितने, 64 ऐसे कंपनी है जिसका 1 बिलियन प्लस पैसा है उसके पास, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। 24 में भी हम 3rd पे थे, लेकिन टोटल उस समय कितना था, 67 यूनिकॉर्न। अभी कितना है, 64। अगर सिटी के बारे में बात करें कि हमारे किस सिटी में सबसे अधिक बिलियनर्स है, 1+ वाला जो यूनिकॉर्न है, तो बेंगलुरु में अगर देखें तो 7th रैंक है बेंगलुरु के सिटी में, ठीक है। सिटी में बेंगलुरु। मुंबई कौन सा नंबर पे, 22 रैंक पे है। सिटी में हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क सिटी हो गया, शंघाई हो गया, इस तरीके के। तो बेंगलुरु हमारा 7th पे है, मुंबई कितना है, 22 पे है। बेस्ट अगर यूनिकॉर्न इंडिया में 2025 में कौन है, जो राधा 8.2 बिलियन वैल्यूएशन है, ड्रीम 11 के 8 बिलियन वैल्यूएशन है, रोजार पे के कितना है, 7.5 बिलियन वैल्यूएशन है। देखिए, ये यूनिकॉर्न क्या होता है, ये एक प्राइवेट जो कंपनी स्टार्टअप होती है, उनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस देखा जाता है, ठीक है। अगर यूएसए में कितना है, 758 बिलियनर्स है, यूनिकॉर्न है। चाइना में कितने हैं, 343। इंडिया में कितने हैं, अभी 64। 2024 में कितने थे, तो 67। अगर आपसे पूछता है कि 2024 के कंपेयर में 2025 में भारत में यूनिकॉर्न जो कंपनी है उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कम हुई है। 25 में 64 हो गई है, मतलब 3 कम हो गया है। रैंक पूछे कि भारत में, अगर यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हुनरू जो हमारा रिपोर्ट है, हुरून जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में कोई भी सिटी टॉप 10 में है, तो ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमारे बेंगलुरु के 7th रैंक पे है।
देखिए ये होता क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो दुनिया में अब कितना 1523 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। 24 में कितने थे 1453। इसका मतलब ग्लोबल लेवल पर ये चीज़ें बढ़ा है, इस चीज़ को याद रखें। यूनिकॉर्न की पूरी औसत जो हमारे पास उनकी कीमत है कितना है 5.6 ट्रिलियन। समझो ये हमारे भारत से जीडीपी से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये होता क्या, यूनिकॉर्न को रैंक के लिए एक क्या है, एक इंडेक्स है जो हर साल निकालता है। जारी करता कौन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहली बार 2017 में निकाला था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हेडक्वार्टर कहाँ है सर, तो इसकी संघाई में है। और भारत के कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में। पहला आसियान भारत क्रूज संवाद कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ, तो ये चेन्नई में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। एक जुलाई को भारत ने पहला आसियान इंडिया जो डायलॉग का आयोजन किया गया था, 2 दिवसीय सम्मेलन था ये, 2 दिन, और चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। इसमें 10 आसियान देश, तिमोर लिस्ते के 10 आसियान देश है वो, तिमोर लिस्ते के 30 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लिए थे। डायलॉग भारत और आसियान देशों के बीच क्या करे, मैरीटाइम कॉरपोरेशन को बढ़ाना, समुद्री जो कॉरपोरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ाना है। आसियान का फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, इस चीज़ को याद रख सकते हो। ये क्या है, एक देशों का समूह है। इसमें कितने मेंबर है, 11 मेंबर है। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, तिमोर लिस्ते, थाईलैंड, वियतनाम। याद रखिएगा इसमें भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है सर, 8 अगस्त 1900, पूरा नाम पूरा याद रखना है, 8 अगस्त 1967 आपको पूरा याद रखना है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। चेयरमैन कौन है, मलायसिया। सेक्रेटरी जनरल कौन है, काओ किम हॉर्न। देखो यहाँ पे भारत आसियान का क्या है, सदस्य नहीं है, इस चीज़ को याद रखना है। पर 1992 में क्या किया, भारत आसियान के साथ वार्ता डायलॉग पार्टनर बना था, लेकिन हम मेंबर नहीं है, भारत मेंबर नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले पहले भारतीय कौन है, कौन है, शुभम शुक्ला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। और ये एक्जिमो 4 जो हमारा लॉन्च हुआ है उसमें इन्होंने गया है, ठीक है। 14 दिन के ये यात्रा पे हैं। देखो शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वैज्ञानिक प्रयोग करने वाले भारतीय बने हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, मायोजेनेसिस। क्या है, मायोजेनेसिस। अगर मायोजेनेसिस शब्द पूछे तो आपको इस चीज़ को याद रखना है किससे रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट में वो क्या करेंगे, वो मांसपेशियां स्केलेटल मसल्स के कमजोर होने या गलने के कारण को स्टडी करेंगे। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मायोजेनेसिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मांसपेशियों के जो कारण को गलने के कारण को जानने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है। शुभम शुक्ला ने एक्जिमो 4 मिशन के तहत जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे, वहाँ पे राकेश शर्मा के बाद, राकेश शर्मा जो थे वो फर्स्ट हमारे गए थे स्पेस में, उनके बाद ये दूसरा भारतीय बने। वो पहले भारतीय थे। 14 दिन तक ये, 14 दिन के बाद क्या करेंगे, ये अर्थ पे आएंगे वापस। मायोजेनेसिस जो एक्सपेरिमेंट है क्या है सर, मायो का मतलब होता है मांसपेशिया और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन, फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ से ये वर्ड को याद रखिएगा। नए मसल से बनने की प्रोसेस को मायोजेनेसिस कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है।
जब स्पेस के कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक रहता है तो उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है। इसको समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ये शब्द आप याद रखेंगे, ठीक है। एक्जिमो-4 मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है सर? एक्जिमो-4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, के लिए एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, प्राइवेट है, जो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। फाल्कन 9 जो हमारा रॉकेट है उससे लॉन्च किया गया था। एक्जिमो स्पेस और जो अमेरिका की प्राइवेट स्पेस है और नासा और स्पेसएक्स साथ मिलकर काम किए हैं। लॉन्च कब हुआ था? 25 जून 2025 को हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो फाल्कन रॉकेट है इसके साथ क्या किया गया था? इसी के साथ इसको लॉन्च किया गया था। दी लॉकी वंश किताब के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार किससे दिया गया है? तो ये दिया गया है जारा चौधरी को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए जारा चौधरी जो है ना, ये इनका बुक किसके रिलेटेड है? तो ये देखो 2025 शक्ति भट्ट जो प्राइज है जारा चौधरी को बुक ऑफ द लकी वंस के लिए दिया गया। ये अवार्ड आखिरी संस्करण है। अब इसको क्या किया गया? प्राइज इसका ये आखिरी है, इसके बाद सब इसका प्राइज बंद कर दिया गया है। लकी वंस के लेखक जारा चौधरी। इस किताब में जारा चौधरी ने 2002 के जो गुजरात कांड हुआ था उसमें अपने परिवार और चीज़ों के बारे में जो संघर्ष था उसके बारे में इन्होंने लिखा है। उसके साथ देखो ये उस समय कितने साल के थी? तो 16 साल के सिर्फ थी। शक्ति भट्ट प्राइज ये एक लिटरेरी अवार्ड है जिसे हर साल दिया जाता है। शक्ति भट्ट की याद में दिया जाता है। राइटर को उनकी पहली किताब के लिए, किसी लेखक को उनके योगदान के लिए दिया जाता है। अगर कोई लेखक है पहला बार लिखा है तो उसके योगदान के लिए दिया जाता है। प्रेजेंटेड बाय शक्ति भट्ट फाउंडेशन। स्थापना कब हुआ? 2007 में। फर्स्ट अवार्ड 2008 में दिया गया था। इसमें क्या दिया जाता है? तो 2 लाख रुपया दिया जाता है। फर्स्ट विनर कौन थे? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो मोहम्मद हनीफ। इस चीज़ को याद रखिएगा। केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस के लिए जारा चौधरी को 2025 में दिया गया। इतना ही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद देखिए उनके प्रसिद्ध कवि जीत ख्याली ने शक्ति भट्ट फाउंडेशन की शुरुआत की। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में आयुष शेट्टी ने यूएस ओपन 2025 जीता, वो किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? बैडमिंटन से। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन से संबंधित जो है यूएस ओपन 2025 को मैन सिंगल को किताब को जीता। देखिए ये भारत के लिए 2025 में BWF वर्ल्ड टावर से पहली बार जीत है, टूर से पहली जीत है। आयुष शेट्टी ने इससे कनाडा के बरियन यंग को हराया। ठीक है, कनाडा के जो बरियन यंग थे उनको हराया। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है उसको बहुत मतलब याद रखना है। सब चीज़ याद रखोगे कितना याद रखोगे? जो हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वैसे चीज़ों को हमें याद रखना है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। इसको पढ़ लेते हैं कि जो देखो आयोजक कौन होता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है स्टार्ट 2017 से हुआ। 2025 एडिशन, ये कौन सा एडिशन है? संस्करण तो 8वां है। 7 जनवरी से 21 दिसंबर तक। चर्चा में रही बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? तो ये सर्बिया का। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बस याद रखना है कि उसकी कैपिटल कौन है। तो बेलग्रेड की, सर्बिया के कैपिटल क्या है? बेलग्रेड।
यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ, तो सरकार के खिलाफ। देखिए सर्बिया के बारे में जान लीजिए, ये क्या है, यूरोप का एक देश है, कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी सर्बिया दिनार चलता है, प्रेसिडेंट कौन है, अलेक्सेंडर VCC, ठीक है। सी सीफ ओवर सर्ब मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। तो जो हमारा क्वाड ग्रुप है अभी होने वाला है भारत में, जो क्वाड समिट है, तो क्वाड ग्रुप ने इस चीज को स्टार्ट किया है, ठीक है। क्वाड में ये चीज आपको याद रखना है, मेंबर कौन कौन से है। अगर मेंबर को दे दे इसमें से कौन नहीं है, तो इसको आपको चूज करना है। आपके प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछा है। देखो इसमें मेन इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि जो क्वाड ग्रुप के साथ मिलकर इस चीज को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। बहुपक्षीय मतलब मल्टीलेटरल समुद्री सहयोग है। क्वाड देशों के बीच समुद्री सहयोग कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए किया गया है। सभी क्वाड देशों को कोस्टल जो गार्ड के द्वारा किया जाएगा। देखो ये कोई एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक ऑब्जर्वेशन मिशन है। क्वाड देश, यहाँ से देखो क्वाड देश सिर्फ और सिर्फ कौन कौन है, क्वाड देश में हमारा क्वाड ग्रुप में कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस है। शुरुआत इसकी कब हुई, 2007 में हुई थी। देखो क्वाड देशों के बीच मालबर जो हमारा एक्सरसाइज होता है ये भी याद रखना है आपको। कौन कौन से देश है इस चीज़ को याद रखना है। 2007 में स्टार्ट हुआ। फिर से क्वाड के लिए कौन सा एक्सरसाइज होता है ये चीज़ याद रखना है। क्वाड समिट देखो हर साल आयोजित किया जाता है। पहली बार 2021 में क्या हुआ, वर्चुअल मतलब सभी लोग ऑनलाइन आकर इसको समिट को क्या किए थे, इसमें प्रेजेंट हुए थे। 2024 में यूएस में हुआ था, 2025 में हमारे क्या होगा, भारत में होगा। 2025 में कहाँ होगा, भारत में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी कब लॉन्च किया गया था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, जीएसटी डे 2017। 1 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। थे पहले उस सभी को हटाकर सीधे जीएसटी अब लगाते हैं। इसके लिए पॉलिसी और टैक्स जो हमारा रेट होता है ये सब कौन तय करता है, तो जीएसटी काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। काउंसिल क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे, संवैधानिक बॉडी है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको क्या किया गया, पारित किया गया था। 2016 में आर्टिकल कितना है, 279A में काउंसिल के बारे में बात किया गया। स्थापना 2016 में हुआ। काम क्या है, इसको पॉलिसी मेकिंग। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें 33 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर क्या होते हैं, सेंटर के, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। 31 मेंबर जो होते हैं स्टेट प्लस 3 यूटीज का होते हैं। इसका चेयर पर्सन कौन होता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर। इस चीज को याद रखिए। जीएसटी के टाइप क्या होता है, एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा कलेक्ट करता है। एसजीएसटी में कौन करता है सर, स्टेट गवर्नमेंट करता है। आईजीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है जब स्टेट का गुड्स सर्विस दूसरे स्टेट में जाता है। दिल्ली का गुड्स है, मतलब दिल्ली में बना हुआ है, बिहार में जाएगा, उसका कौन सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट खबर था हम इसके बारे में जान लिए। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसीलिए क्या करो कि प्रीवियस ईयर पढ़ो ताकि आपको पता चले, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।